वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.4 नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस। तो आज हम नेचर के फेवरेट सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है द विरहांका फिबोनाची नंबर्स। अब नेचर का फेवरेट ये सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर का सीक्वेंस है ना, वो नेचर में आपको बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसी के साथ साथ आर्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, हर जगह आपको दिख जाएगा। द सीक्वेंस 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये विरहांका फिबोनाची नंबर्स हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंसेस इन ऑल ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये जो नंबर के सीक्वेंस हैं, जिनको हम विरहांका फिबोनाची नंबर्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फेमस है मैथमेटिक्स के अंदर। अभी जो नंबर के सीक्वेंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आर्ट्स में, साइंस में, मैथमेटिक्स में। अब वैसे तो ये जो नंबर्स हैं वो बार बार हमको साइंस के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नंबर्स हैं वो सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट। यानी इन नंबर्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो सबसे पहले आर्ट के अंदर हुई थी। मतलब इन नंबर्स को सबसे पहले आर्ट में यूज़ किया गया था, खासतौर से पोएट्री के अंदर। तो इस तरीके से जो विरहांका फिबोनाची नंबर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं खूबसूरत सा नज़ारा किसका? ऑफ द क्लोज लिंक्स बिटवीन आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नंबर सीक्वेंस है वो हमको आर्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, तीनों जगह देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से ये इन तीनों को लिंक करता है कि तीनों में ये चीज़ पाई जाती है। तो ये कॉमन चीज़ है जो इन सबको जोड़ रही है, यानी आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स को। तो चलिए बात कर लेते हैं जो विरहांका नंबर्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। अब ये जो विरहांका नंबर्स हैं, इनका सबसे पहली बार जो मेंशन हुआ था, मतलब ये नंबर्स हमको देखने को मिले थे, वो आज से हज़ारों साल पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? इन द वर्क्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृतिक लिंग्विस्ट इन दियर स्टडी ऑफ पोएट्री। लिंग्विस्ट ऐसे इंसान को कहते हैं जो किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है, मतलब किसी लैंग्वेज के बारे में उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है, इसी के साथ साथ जो प्राकृत लैंग्वेज है, ये भी बहुत पहले इंडिया के अंदर यूज़ होती थी। तो इन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पोइट्री में काफ़ी काम किया था, मतलब काफ़ी सारी पोइट्रीज़ वगैरह लिखी थी। तो इन पोइट्रीज़ को जब स्टडी किया गया, देखा गया, तो पता चला यहाँ पर विरहांका नंबर्स का यूज़ हो रहा है। मतलब उस पोइट्री के अंदर जो पूरा रिदम बनना है, जो सीक्वेंस है, वो विरहांका नंबर के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अभी इसके बारे में अच्छे से हम देखेंगे। बहुत सारी पोइट्रीज़ इंडियन लैंग्वेजेस की, जैसे कि प्राकृत हो गया, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ईच सिलेबल इज क्लासिफाइड एज आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। अब आप पूछोगे ये सिलेबल क्या होता है? तो देखो, सिलेबल एक वर्ड हो सकता है या वर्ड का पार्ट हो सकता है जिसके अंदर वॉवेल का साउंड हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ ये सिलेबल क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया? एक वर्ड या वर्ड का पार्ट जहाँ पर एक वॉवेल का साउंड आ रहा हो, वो एक सिलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कैट, ए की आवाज़ आ रही ना, कैट, तो ए क्या है? ए का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं वॉवेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉवेल साउंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन वॉवेल साउंड की बात कर ले तो वो 20 होता है। हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, तो बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में हमको नहीं समझना है। जस्ट यहाँ पर लिखा है तो शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ये सिलेबल बेसिकली है क्या। तो कैट में ए का साउंड आ रहा है, इसके अलावा और कोई वॉवेल साउंड नहीं है। तो ये जो कैट है वो एक सिलेबल होगा, मतलब इसके अंदर 1 सिलेबल है। अब मैं अगर बात कर लूँ पोएम की, तो इसमें 2 वॉवेल साउंड है, यानी पी ओ, पो, तो यहाँ ओ की आवाज़ आ रही है, और ई एम, एम, तो यहाँ पर भी एक वॉवेल साउंड है। अगर आपको 20 वॉवेल साउंड्स पता होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। नहीं तो वॉवेल को देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि पी ओ में ओ आ रहा है और ई एम में ई आ रहा है। ओ और ई 2 वॉवेल्स है ना, वैसे साउंड से देखा जाता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 वॉवेल साउंड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सिलेबल है। तो इस पोएम को ऐसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि पी ओ और डैश लगा दिया ई एम, यानी ये एक सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है, तो इसके अंदर 2 सिलेबल हो गया। अब इसी तरह से एलिफेंट की बात कर लें तो इसके अंदर 3 सिलेबल है, क्योंकि 3 वॉवेल साउंड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं ब्रेक करके यहाँ लिख देता हूँ। पहला है ई एल, इसमें आप देख सकते हो ई आ रहा है, फिर उसके बाद ये ई आ रहा है, मतलब एलिफेंट आप कैसे बोलते हो? एल ई फैंट। अगर थोड़ा सा हम ब्रेक दे के पढ़ें तो एल ई फैंट, तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर फैंट की बात कर ले तो इसमें भी देख सकते हो ए आ रहा है जो कि वॉवेल है। तो यहाँ पर 3 सिलेबल आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेबल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिलेबल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल दो।
लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी अगर आपको समझ में आ गया है तो उससे काम हो जाएगा। तो कोई वर्ड या वर्ड का पार्ट जिसके अंदर से एक वॉवेल का साउंड आता है वो सिलेबल कहलाता है। वो एक पूरा वर्ड हो सकता है या वर्ड का पार्ट हो सकता है। जैसे देख सकते हो कैट, ये पूरा एक वर्ड है जो एक सिलेबल है, लेकिन पोएम में एक वर्ड है जिसके दो पार्ट हमने किए, यानी इसके अंदर दो सिलेबल है। इसी तरह एलिफेंट, ये एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसके अंदर 3 सिलेबल है। तो ये जो सिलेबल है वो लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। जैसे कैट की बात कर लें तो देखो ये सिलेबल बड़ा है, इसको बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैट। वहीं अगर जैसे पोएम में पीओ की बात कर लें तो पो ये छोटा है, एम ये छोटा है। इसी तरह एलिफेंट में ये जो ई है ये और छोटा है, ई। तो कैट इसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगा, ई। पो, एम इसको बोलने में कम टाइम लगा। तो सिलेबल को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक लॉन्ग दूसरा शॉर्ट। उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि उसको बोलने में कितना टाइम लग रहा है। और यही बात यहाँ लिखी है, अ लॉन्ग सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन अ शॉर्ट सिलेबल। जो लॉन्ग सिलेबल होगा उसको प्रोनाउंस करने में, बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जो शॉर्ट सिलेबल होगा उसको कम टाइम लगेगा। इनफैक्ट फॉर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब छोटे सिलेबल को जितना टाइम लगेगा बोलने में उसका डबल टाइम लॉन्ग सिलेबल को लगेगा प्रोनाउंस करने में। व्हेन सिंगिंग सच अ पोएम, अ शॉर्ट सिलेबल लास्ट 1 बीट ऑफ टाइम एंड अ लॉन्ग सिलेबल लास्ट फॉर 2 बीट्स ऑफ टाइम। जब किसी पोएम को सिंग किया जाता है तो आप देखते हो प्रॉपर उसका रिदम होता है, प्रॉपर एक टोन होती है। वही पोएम है अगर प्रॉपर रिदम के साथ ना बोली जाए तो वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, उतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे किसी सॉन्ग की बात कर ले, कोई गाना है, अगर उसको प्रॉपर टोन के साथ ना गाया जाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा। कुछ लोग आते हैं ना, जैसे वो सिंगिंग कंपटीशन होता है तो कोई अच्छा सा गाना चूज़ किया लेकिन बड़ी ख़राब तरीके से गा रहे हैं, कहीं पर किसी वर्ड को ज़्यादा खींच दिया, कहीं जल्दी बोल दिया, तो वही जो सॉन्ग अच्छा लग रहा था वो ख़राब लगने लगता है। तो इसी तरह से अगर हम पोएम की बात कर लें तो इसमें जो शॉर्ट सिलेबल है उसको बोलने में 1 बीट ऑफ टाइम लगता है। अब ये जो बीट है वो टाइम की एक ड्यूरेशन है जो कि फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करता है कैसी पोएम है या फिर अगर कोई सॉन्ग है तो वो सॉन्ग कैसा है। कुछ सॉन्ग होते हैं जो फास्ट चलते हैं, मतलब देखते हो वहाँ पर जल्दी जल्दी सिंगर बोल रहा होता है, और कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जहाँ पर धीरे धीरे वो गाना गा रहा होता है। इसी तरह पोएम का भी है, कुछ पोएम फास्ट पढ़ी जाती है, कुछ स्लो पढ़ी जाती है, तो बीट का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। लेकिन एक पोएम के अंदर बीट के टाइम हम फिक्स कर देते हैं कि इतने ड्यूरेशन के अंदर शॉर्ट वाले सिलेबल को बोलना है, तो बस उसी का जस्ट डबल टाइम लॉन्ग सिलेबल में लगेगा। तो यही बात कह रहा है कि अगर शॉर्ट सिलेबल को 1 बीट ऑफ टाइम लास्ट करना है, वही जो लॉन्ग सिलेबल है वो लास्ट करेगा 2 बीट्स ऑफ टाइम, यानी जितना टाइम शॉर्ट सिलेबल को बोलने में लगा उसका डबल टाइम लॉन्ग बीट को बोलने में लगेगा। दिस लीड्स टू न्यूमरस मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो इससे बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस निकलते हैं विच एंशिएंट पोएट इन दीज लैंग्वेजेस कंसीडर्ड एक्सटेंसिवली, जिसको ये जो एंशिएंट पोएट्स हैं जिन्होंने पोएम्स लिखी थी अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको कंसीडर करते थे। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 बीट ऑफ टाइम आपको फिक्स कर लेना है, तो शॉर्ट सिलेबल को उतना टाइम लगेगा बोलने में, उसका डबल टाइम लॉन्ग सिलेबल को बोलने में लगेगा। तो यहाँ पर जो टाइम की ड्यूरेशन है, टाइम में क्या होता है, नंबर होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी हो, तो यहाँ नंबर से हम खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है। अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डिस्कवरीज वर मेड इन द प्रोसेस ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस अबाउट पोएट्री। अब बहुत सी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल जो डिस्कवरीज हैं वो इन्हीं पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछते और आंसर देते हुए हो गई थी, जिसमें से एक यही विरहांका फिबोनाची नंबर है। अभी हम देखेंगे कैसे क्या हुआ। वन ऑफ दीज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाज द फॉलोइंग। अब आप सोच रहे होगे पोएट्री के अंदर मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो चलो यहाँ पर दिया है, समझते हैं। हाउ मेनी रिदम्स आर देयर विद 8 बीट्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सिलेबल्स जो कि 1 बीट लॉन्ग होते हैं एंड लॉन्ग सिलेबल्स जो कि 2 बीट्स लॉन्ग होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने रिदम्स ऐसे होंगे, रिदम्स मतलब पैटर्न, जहाँ पर हमने 8 बीट्स बनाई, उसके अंदर शॉर्ट सिलेबल भी है जो कि 1 बीट लॉन्ग है और लॉन्ग सिलेबल्स भी है जो कि 2 बीट्स लॉन्ग है। अगर एकदम सिंपल वे में बात करें कि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि भैया अगर हमको 8 बीट बनानी है 1 बीट और 2 बीट का यूज़ करके, तो 8 कैसे बन सकता है। अगर बीट्स नहीं समझ पा रहे हो तो सेकंड समझ लो। जैसे 8 सेकंड का हमको कोई सेंटेंस बोलना है, अब उस सेंटेंस को बोलने के लिए जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो वो या तो 1 सेकंड लॉन्ग हो, मतलब 1 सेकंड में उसको बोला जा सके, या 2 सेकंड में बोला जा सके। तो ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। तो जैसे एक वर्ड आपने बोला, उसको बोलने में 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर एक दूसरा वर्ड आपने बोला जो छोटा था, उसको बोलने में 1 सेकंड का टाइम लगा। फिर एक वर्ड आपने बोला, उसको भी बोलने में 1 सेकंड का टाइम लगा। फिर अगला वर्ड आपने बोला, उसमें आपको बोलने में 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर अगला वर्ड आपने बोला तो उसको बोलने में 2 सेकंड का टाइम लगा। तो ये जो पूरा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं इसको बोलने में कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे पहला वर्ड बोलने में 2 सेकंड का टाइम, दूसरा बोलने में 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड। तो टोटल कितना टाइम लगा, इन सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा 8, यानी इस पूरे सेंटेंस को बोलने में 8 सेकंड का टाइम लगा।
तो बस यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो अब अगर हम सेकंड्स की जगह बीट्स का यूज़ करें तो आपसे ही पूछा जा रहा है कि हमको जैसे एक सेंटेंस दिया है जो 8 बीट्स लॉन्ग है और उसको बनाया गया है शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल्स का यूज़ करके, यानी 1 बीट और 2 बीट का यूज़ करके बनाया गया है। तो ऐसे कितने रिदम बनेंगे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? दैट इज इन हाउ मेनी वेज वन कैन फिल 8 बीट्स विद शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबल्स। मतलब 8 बीट्स हैं, उसको शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल्स का यूज़ करके किस तरीके से फिल किया जा सकता है। वेयर अ शॉर्ट सिलेबल टेक्स 1 बीट ऑफ टाइम एंड अ लॉन्ग सिलेबल टेक्स 2 बीट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको दी। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमको ये दिया है कि जो लॉन्ग सिलेबल है उसमें 2 बीट्स का टाइम लग रहा है और जो शॉर्ट सिलेबल है उसमें 1 बीट का टाइम लग रहा है। हमको 8 बीट्स बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं? तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2, और 2 क्या है? लॉन्ग है, यानी लॉन्ग 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 लॉन्ग, इस तरह लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग 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 लॉन्ग। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 को हम सारे 1 के सम के फॉर्म में लिख दें। तो 1 को अगर 8 बार लिख के हम ऐड करें तो हमको 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट जिसकी वैल्यू 1 है उसको 8 बार यहाँ लिखा गया है। तो जो भी नंबर्स हैं वो सब आपस में ऐड हो रहे हैं। तो 1 को 8 बार लिख के ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सिलेबल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम कुछ कर सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? शॉर्ट यानी 1, लॉन्ग यानी 2, फिर उसके बाद लॉन्ग है यानी 2, फिर शॉर्ट है यानी 1, फिर लॉन्ग है यानी 2। सबको ऐड कर लो, क्या आएगा? 8 आएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग। लॉन्ग मतलब 2, फिर उसके बाद लॉन्ग यानी 2, फिर शॉर्ट है यानी 1, फिर शॉर्ट है यानी 1, फिर लास्ट में लॉन्ग आ रहा है यानी 2। इसका सम करोगे यहाँ से भी 8 आएगा। तो ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। मतलब 8 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में कई तरीके से हम लिख सकते हैं। कैन यू फाइंड अदर्स? क्या और भी आप फाइंड आउट कर सकते हो? वीडियो पॉज करके ट्राई करो अगर समझ गया हो। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं और ईजी कर देता हूँ आपके लिए। फ्रेज्ड मोर मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखना होगा? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन राइट अ नंबर से 8 एज सम ऑफ 1s and 2s? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कितने अलग अलग तरीके से किसी नंबर को, जैसे मान लो हमने 8 ले लिया, तो 8 को हम कितने अलग अलग तरीके से 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया है। अगर हम सिर्फ 2 का ही यूज़ करें तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 + 2 + 2 + 2, मतलब 4 बार 2 को लिख के ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब इसी तरह से 8 को सिर्फ 1 का यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं। तो इस केस में 8 इक्वल हो जाएगा 8 बार 1 को लिख के ऐड कर देंगे तो हमको 8 वैल्यू मिल जाएगी। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 और 2 दोनों का यूज़ कर लें। तो यहाँ पर आप देखो, जब हम 4 2 का यूज़ कर रहे थे तो हमको 1 की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही ऐड होके हमको 8 मिल गया। लेकिन अगर एक 2 कम हम यूज़ करें, सिर्फ 3 2 का ही यूज़ करें, तो इनको ऐड करके तो 6 मिलेगा, मतलब 2 और चाहिए। तो वो 2 2 1 से हम पूरा कर सकते हैं, मतलब 2 1 को ऐड कर लें। तो अब यहाँ देखो 8 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 2 + 1 + 2। यहाँ पर 3 ठो 2 है और 2 ठो 1 है, तो 3 2 और 2 1 मिल के भी, मतलब ऐड होके भी 8 हमको मिल जाएगा। लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो 8 को कैसे लिखा है? 2 + 2 + 1 + 1 + 2। यहाँ भी 3 2 है, 2 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर और 2 ठो 1 है। लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो इससे अलग है। ऊपर वाले में 1 से स्टार्ट हो रहा था, फिर 2 ठो 2 आ रहा था, फिर 1, फिर 1 2। यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 2 ठो 2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 1 को उतना ही बार यूज़ कर रहे हैं, बस अरेंजमेंट अलग है। तो इसको अलग अलग हम काउंट करेंगे। इसको सिंपल वे में समझ लो कि 1 + 2 और 2 + 1, इन दोनों को अलग अलग हम काउंट करेंगे। मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है और दोनों में ही एक 1 और एक 2 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग हो रही है, फिर 2 आ रहा है, और यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग हो रही है, फिर 1 आ रहा है, तो ये जो पैटर्न बनना है इसको हम अलग मानेंगे। अब इस तरह से लिखने के बाद इसको लॉन्ग और शॉर्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं 2 मतलब लॉन्ग, 1 मतलब शॉर्ट। तो ये पहली वाली जो लाइन है इसको लॉन्ग और शॉर्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 मतलब लॉन्ग, फिर अगला 2 है, फिर से लॉन्ग आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 है, फिर से लॉन्ग आ जाएगा, उसके बाद भी 2 है तो फिर से लॉन्ग आ जाएगा, यानी 4 बार लॉन्ग आप लिख दो। यही ऊपर लिख के आपको दिखाया था। तो अगर डायरेक्ट आप सोच नहीं पा रहे हो कि लॉन्ग शॉर्ट किस तरह से अरेंजमेंट बनेगा, तो पहले नंबर के फॉर्म में लिख लो, फिर उसको लॉन्ग और शॉर्ट में कन्वर्ट कर देना। डू यू सी अदर वेज? क्या और भी वेज आपको दिख रहे हैं जिससे हम 8 को 1 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 2 का हमने यूज़ किया है इन दोनों में ही। हम 2 2 का भी तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर 4 2 का यूज़ करेंगे तो फिर 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही ऐड होकर हमको 8 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 3 2 का यूज़ करेंगे तो 2 ठो 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक और अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ।
जहाँ पर 3 2 और 2 1 का यूज़ किया गया है। हम ऐसा कर सकते हैं 1 + 2 + 1 + 2 + 2। 1 से स्टार्ट करें, फिर 2 आया, फिर 1 आया, उसके बाद लास्ट में 2 2 है। इसी तरह से बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। कैसे ये अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 2 का यूज़ करें तो 1 कितना यूज़ करना पड़ेगा, 2 2 को ऐड करो तो आएगा 4। 8 के लिए 4 और चाहिए, तो 4 1 हम ले लेते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो 8 को 2 2 और 4 1 के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिख देते हैं, चलो जैसे 2 से स्टार्ट किया, फिर बीच में सारे 1 लगा दो, फिर लास्ट में 2 लगा दो, तो इनका सम भी तो 8 आ रहा है। या आप ऐसा कर सकते हो कि 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और बीच में कहीं 2 लगा देंगे, तो 1 + 1, बीच में 2 + 2 + 1 + 1। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस 8 को लिख सकते हैं। अब इसी को अगर आपको लॉन्ग और शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो जहाँ पर 1 है वहाँ शॉर्ट आ जाएगा, जहाँ पर 2 है वहाँ लॉन्ग आ जाएगा। मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखते चलना 1 2 किस तरह से आ रहा है। पहले 1 है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर 2 मतलब लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर लॉन्ग। इसके बाद वाला देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब लॉन्ग, फिर शॉर्ट 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 शॉर्ट, फिर लास्ट में लॉन्ग। इसी तरह लास्ट वाला देख लो, स्टार्टिंग में 2 ठो शॉर्ट आ रहा है, फिर उसके बाद 2 ठो लॉन्ग आ रहा है, फिर 2 ठो शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे कि और भी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। Here are all the ways of writing each of the numbers 1, 2, 3 and 4 as sum of ones and twos। तो यहाँ पर आपको सारे वेज दिए हैं जिससे हम हर एक नंबर्स को लिख सकते हैं, मतलब 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। जैसे अभी हमने 8 का लेके देखा था ना, तो 8 तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। स्टार्टिंग से अगर हम देखें कि 1 को हम 1 और 2 के सम के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरह से 2 को, 3 को, 4 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले कॉलम में आपको नंबर यानी n की वैल्यू दी है, यानी कौन सा नंबर हम ले रहे हैं जिसको 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिखना है। फिर सेकंड कॉलम में है डिफरेंट वेज, अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं। और लास्ट कॉलम में है नंबर ऑफ वेज, यानी वो जो वेज हैं लिखने के वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है। तो अगर n इक्वल हम 1 ले लें, मतलब अगर हम 1 को ले लें, 1 एज अ नंबर ले लें, तो 1 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में कितना तरह से लिख सकते हो भाई। 1 को तो बस एक ही तरह लिख सकते हैं, सिंपल 1 लिख दिया हमने। अब इसमें ना हम 1 ऐड कर सकते हैं ना 2 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो 1 नहीं रह जाएगा। हमको 1 वैल्यू चाहिए, तो 1 वैल्यू चाहिए तो बस एक बार 1 लिख दो। तो नंबर ऑफ वेज कितने होगा, एक। बस एक तरीके से लिख सकते हैं कि सिंपल एक तो 1 लिख दो। अब इसी तरह से n = 2 का बताओ, यानी 2 को हम 1 और 2 के सम के फॉर्म में कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 को हम 1 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर सिंपल हमने एक बार 2 लिख दिया तो ये भी हो गया। तो मतलब 2 वेज हैं जिनमें इसको हम लिख सकते हैं। n = 3 का बताओ, यानी 3 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ 1 का ही यूज़ कर लें, तो 3 बार 1 को ऐड करना होगा, 3 मिल जाएगा। या ऐसा कर लेते हैं, एक ठो 1 और एक ठो 2 यूज़ कर लो, तो इसमें भी 2 अरेंजमेंट बनेगा। मतलब अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो भी तो 3 मिलता है। तो इसको हम 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, एक में 1 + 2, दूसरा है 2 + 1। तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 1 2 3। तो ये देख सकते हो 3 लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और आपको ध्यान लगाना होगा, थोड़ा सोचना होगा। तो n = 4 का बताओ, अगर हम 4 को ले लें और उसको 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिखना चाहें तो कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ 1 का ही यूज़ कर लें, तो 4 बार 1 को लिख के ऐड कर दो तो आपको 4 मिलेगा। और कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, एक ठो 2 भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हमने एक ठो 2 ले लिया तो 2 ठो 1 भी चाहिए होगा, तभी ये तीनों मिलके 4 बनाएंगे। अब ये 1 2 और 2 1 को कितने अलग अलग तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास 3 प्लेसेस हैं और इनमें हमको 2 1 और 1 को फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपस में ऐड होंगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 को लास्ट में रख दें और 1 और 1 को ऐड कर लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 2 को यहाँ बीच में कर लें और इधर 1 कर लें, इधर 1 कर लें, या फिर 2 को स्टार्टिंग में कर लेते हैं और लास्ट में दोनों 1 को भेज देते हैं। तो एक ठो 2 और 2 1 को ये 3 अलग अलग तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 + 1 + 2, यानी 2 लास्ट में आ रहा है, फिर 1 + 2 + 1, 2 बीच में आ रहा है, फिर 2 + 1 + 1, 2 स्टार्टिंग में आ रहा है। तो एक बार 2 को यूज़ करके ये 3 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, 2 ठो 2 का यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम 2 2 का यूज़ कर लेंगे तो वही दोनों ऐड होकर 4 दे देगा, फिर हमको 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि 2 + 2 कर दो। तो कितने वेज हुए टोटल, 1 2 3 4 5, यही 5 यहाँ लिखा हुआ है। ट्राई राइटिंग द नंबर 5 एज अ सम ऑफ 1s and 2s इन ऑल पॉसिबल वेज इन योर नोटबुक। अब इसी तरह से 5 का आपको करना है, इसको 1 और 2 के सम के फॉर्म में जितनी तरीके से भी लिख सकते हैं उन सारे तरीके से आपको लिखना है। हाउ मेनी वेज डिड यू फाइंड, फिर आप बताओ कितने वेज आपको मिले, कौन कौन से वेज हैं वो लिखना है।
जैसे कि ऊपर टेबल में हमने सेकंड कॉलम में किया। फिर वो कितने वेज हैं उनको काउंट कर लो, तो ये आपको लास्ट कॉलम में लिखना है। यू शुड फाइंड 8 डिफरेंट वेज। यहाँ आपको हिंट भी दे दिया कि 8 डिफरेंट वेज आपको मिलेंगे। अब वो कौन कौन से हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं इसको। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि सिर्फ 1 का ही यूज़ करें। तो 1 को अगर हम 5 टाइम्स लिख के ऐड कर दें तो हमको 5 मिलेगा। तो सिर्फ 1 का यूज़ करके ये एक तरीका हमारे पास है। और कैसे लिख सकते हैं? इस बार हम क्या करते हैं, एक तो 2 का भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक 2 अगर हमारे पास है तो 1 कितना चाहिए होगा कि सबको ऐड करके 5 मिले? 3 तो 1 भी चाहिए होगा, 3 सबको ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन इसका कई तरीके से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। एक तो ये कि 2 लास्ट में रहे बिल्कुल, यानी 1 + 1 + 1 + 2। फिर एक तरीका है कि 2 को यहाँ पर इस पोजीशन में पहुँचा दे, बस 2 की पोजीशन चेंज करो, बाकी तो 1 तो सेम ही है सब। तो 5 इक्वल हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + 1, फिर यहाँ 2 आ गया और लास्ट में 1 आ गया। और कैसे लिख सकते हैं? 2 को यहाँ पर रख दो, अलग अलग प्लेस पे हम 2 को रखते जाएंगे, अलग अलग हमको पैटर्न मिलता जाएगा। तो 1 + 2 + 1 + 1। अब इस बार 2 को स्टार्टिंग में कर दो, तो 2 + 1 + 1 + 1। और कोई तरीका जहाँ पर एक 2 और 3 1 का यूज़ करें? नहीं, बस ये इतना हो सकता है। अब चलो 2 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 2 हम ले रहे हैं तो ये ऐड होके 4 बन जाएगा, मतलब फिर एक 1 आपको चाहिए होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 2 को पहले हम ऐड कर लें, 1 को लास्ट में कर लें। अब यहाँ पर 1 अकेला है तो 1 की पोजीशन चेंज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको मिलता जाएगा। अब इस बार 1 को यहाँ लिख देंगे इस पोजीशन पे, तो 2 + 1 + 2। 1 को स्टार्टिंग में ले आओ, 1 + 2 + 2। तो 2 2 और एक 1 का यूज़ करके ये इतनी तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या 3 2 का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 3 2 को ऐड करने पे हमको 6 मिलेगा, हमको चाहिए 5। तो बस ये इतने ही अरेंजमेंट है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इतने वेज, कितने? 8। यही हमको यहाँ दिया भी था कि 8 वेज आपको मिलेंगे, वो सारा हमने लिख दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक बात का ध्यान रखना कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे ये कह रहा है कि डिफरेंट वेज लिखो या नंबर ऑफ वेज लिखो। डिफरेंट वेज लिखना होगा तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया वो पूरा लिख देना। अगर सिंपल आपसे नंबर ऑफ वेज पूछ ले तो कितने वेज है काउंट कर लो, आ गया 8। तो ये मालूम होगा तो डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हो। कैन यू फिगर आउट द आंसर विदाउट लिस्टिंग डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज? अभी तो सारी पॉसिबिलिटी हमने लिखी कि हाँ ये डिफरेंट वेज है, फिर हमने काउंट किया। क्या बिना सारी पॉसिबिलिटी लिखे हम बता सकते हैं कितने अलग अलग वेज से इसको हम लिख सकते हैं? कैन यू ट्राई इट फॉर n = 8? अगर n को हम 8 मान लें, यानी 8 को कितने अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं? जो ऊपर हम देख रहे थे कई तरीके से हमने लिखा था ना, तो अगर सारे वेज में हम उसको लिख दें तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो 8 का लिखना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अभी हम देखेंगे कि अगर 8 को डिफरेंट वेज में हम लिखें तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं। क्या और कोई तरीका है जिससे ये काम आसानी से हो जाए? चलिए जानते हैं इसके बारे में। Here is a systematic way to write down all the rhythms of short and long syllables having 5 beats। अब जैसे 5 beats का इतना हमने पूरा लिखा, एक और सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम लिख सकते हैं सारे ही रिदम को, यानी शॉर्ट और लॉन्ग का जो कॉम्बिनेशन पूरा बना है ना, वही रिदम से। कैसे लिख सकते हैं? तो ये काम आप ऐसे कर सकते हो, राइट अ 1+ in front of all the rhythms having 4 beats and then 2+ in front of all the rhythms having 3 beats। This gives us all the rhythms having 5 beats। तो भैया हम काम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको करके बताता हूँ। तो हमको बताना है कि 5 को कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो यार ये बताओ, 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 + 4, लेकिन हमको तो 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिखना है। ये 4 कैसे आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 को हम 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। अब ये बताओ 4 को हम 1 और 2 के सम के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हैं? वो ऑलरेडी यहाँ टेबल में दिया हुआ है, जस्ट वही आपको छाप देना है। तो सबसे पहले हमने 5 को 1 + 4 के फॉर्म में लिखा, 1 तो स्टार्टिंग में रहेगा ही। अब ये जो 4 है इसको 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। कौन कौन से वेज है वो ऑलरेडी हमको टेबल में दिया हुआ है, तो वही कर लेते हैं। तो देखो 5 = 1 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अब एक एक देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन सारे 1 का यूज़ कर लो, यानी 1 + 1 + 1 + 1। और 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 +, अब हमको जस्ट यही देखना है कि 4 को कैसे लिख सकते हैं। 1 + 4 को जैसे लिख सकते हैं वो लिखना है। तो दूसरा तरीका हमने देखा था ये 4 को लिखने का, तो ऐसे लिख दो 1 + 1 + 2। और 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम 1 + 4 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 1 लिखा। अब 4 को एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट 1 वैसे ही रहेगा हमारा, क्योंकि देखो 5 को हम 1 + 4 लिख रहे हैं, बस 4 के ही अलग अलग वेज हम लिखते जाएंगे 1 के साथ, तो 5 के वेज हमको मिलते जाएंगे। तो 4 को लिख सकते हैं 1 + 2 + 1। और कैसे लिख सकते हैं 5 को? 1 + 4। 4 को लिखने का एक और तरीका ये है, दैट इज
2 + 1 + 1। और कैसे लिख सकते हैं 5 को? तो 1 + 4 को लिखने का एक तरीका ये भी है कि 2 to 2 को हम ऐड कर लें। ये तो हो गया 5 को लिखने के डिफरेंट वेज जहां पर 1 से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि हमने 5 को 1 + 4 के फॉर्म में ब्रेक किया था। लेकिन हम 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 3। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं तो आप ये देखो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3। अब जस्ट हमको 3 को अलग अलग तरीके से लिखना होगा और स्टार्टिंग में 2 तो रह गई। अब इसमें क्या होगा, 2 तो वैसे ही रहेगा, बस 3 को अलग अलग तरीके से हम लिख देंगे, यानी 3 को 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो वो कौन से वेज हैं? n = 3 के केस में हमने देखा था, ये 3 तरीके हैं जिससे हम 3 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस वही लिख दो। 5 = 2 + 3 को लिखने का एक तरीका है, ये देखो सारा ही 1 का यूज कर लो। अगेन 5 = 2 + 3 को लिखने का एक और तरीका है 1 + 2, तो यहाँ लिख दो 1 + 2। अगेन 5 = 2 + 3 को लिखने का एक तरीका ये भी है 2 + 1, तो 2 + 1। तो ये 3 तरीके और हमको मिल गए। अब इसको अगर हटा दें तो टोटल काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल 8 वेज हो गए कि नहीं। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जहां पर हमने फिर से नहीं सोचा, जस्ट हमने जो नंबर दिया था उसको 1 + और 2 + के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, फिर उसके साथ जो नंबर आ रहा था उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं उसका जस्ट हमने यूज कर लिया। यही बात यहाँ लिखी है कि सबसे पहले गिवन नंबर को 1 + के फॉर्म में लिखो। तो 5 के लिए 1 + 4 आपको करना होगा, तो 1 तो रह गई, 4 को डिफरेंट वेज में लिख दो। इसी तरह से 2 + के फॉर्म में लिखो, तो 5 को हम 2 + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 3 को अलग अलग तरीके से हम लिख देंगे। तो इस तरीके से 5 के सारे रिदम्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो यही चीज़ यहाँ पर किया है, यहाँ पर देख सकते हो हर केस में 1 से स्टार्टिंग हो रही है। बाकी का ये इतना जो पोर्शन है ये आप टेबल में मैच करा सकते हो। ये 4 को लिखने का अलग अलग तरीका है, क्योंकि पहले हमने 5 को 1 + 4 के फॉर्म में ब्रेक किया, तो 4 को लिखने के ये इतने तरीके जिसको ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया। इसी तरह से 2 + के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 5 को हम 2 + 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग में सब जगह 2 है, और ये जो आप देख रहे हो ये 3 को लिखने का अलग अलग तरीका है, टेबल से मैच करा सकते हो। Thus there are 8 rhythms having 5 beats, तो 5 बीट्स के 8 रिदम्स बनेंगे। द रीजन दिस मेथड वर्क्स इज दैट एवरी 5 बीट रिदम मस्ट बिगिन विद आइदर 1+ और अ 2+। अब ये मेथड वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि हर 5 बीट की जो रिदम है वो या तो 1 से स्टार्ट हो रही है या 2 से स्टार्ट हो रही है। मतलब हमको अल्टीमेटली 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 को फर्दर ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 का तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। मतलब 1 और 2 का ही यूज़ करना है, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर यूज़ नहीं करने। अगर आ रहे हैं तो उसको 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करो। इफ इट बिगिंस विद 1+, देन द रिमेनिंग नंबर्स मस्ट हैव 4 बीट रिदम एंड वी कैन राइट ऑल दोज डाउन। अगर हम 1+ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बचा क्या, 4 को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो हमको मालूम है, बस वही लिख देंगे। इफ इट बिगिंस विद अ 2+, देन द रिमेनिंग नंबर मस्ट हैव अ 3 बीट रिदम। इसी तरह अगर हम 2+ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा। एंड वी कैन राइट ऑल दोज डाउन। तो इस तरीके से 3 को भी अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसीलिए नंबर ऑफ 5 बीट रिदम्स इक्वल होगा नंबर ऑफ 4 बीट रिदम्स प्लस नंबर ऑफ 3 बीट रिदम्स, क्योंकि 5 को हम 2 तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, आइदर 1+4 या 2+3। तो जब हम 1+4 कर रहे हैं तो उसमें 4 को जितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो हम लिख रहे हैं, जो कि यहाँ टेबल में देख सकते हो 5, यानी 4 को हम 5 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 5 को हम 2+3 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 को तो कुछ नहीं चेंज करना, 2 तो वैसे ही रहेगा। 3 को जितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो सारा हमने यहाँ लिख दिया, तो ये टोटल कितना बना, 3 बना। तो 4 बीट में 5 रिदम्स होती हैं, इसी तरह 3 बीट में 3 रिदम्स होती हैं। तो 5 बीट में कितना होगा, इन दोनों का सम कर दो, दैट इज 5 + 3, जो कि आएगा 8। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अभी ये चीज़ और सिंप्लीफाई होगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये बताओ कितनी 6 बीट रिदम्स होंगी। तो हमें क्या करना है, गिवन नंबर को 1+ और 2+ के फॉर्म में लिखना है। तो 6 को 1+ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 5। इसी तरह से 6 को हम 2+ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 6 होता है 2 + 4। अब यहाँ पर जो 1 आ रहा है उसको तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, बस ये जो 5 है इसको हमको 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आप ये बताओ 5 को हम 1 और 2 के सम के फॉर्म में कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने देखा था अभी ऊपर कि 8 डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो 2 है इसको हमको कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि 1 और 2 के सम के फॉर्म में ही लिखना है, तो 2 वैसे ही रहेगा। लेकिन 4 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। और ऊपर टेबल में आप देख सकते हो 4 को हमने 5 डिफरेंट वेज से लिखा था। तो अब ये बताओ 6 को टोटल कितने अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। 1 से स्टार्ट करें तो 8 डिफरेंट वेज,
2 से स्टार्ट करें तो 5 डिफरेंट वेज, टोटल बात कर ले तो इन दोनों का सम कर दो, आ जाएगा 13। यानी 6 को 13 डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं। अब हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने जब पैटर्न समझ लिया ना कि भाई ऐसे ही चीज़ काम करती है, तो देखो इतने शॉर्ट में हमने बता दिया कि 13 डिफरेंट वेज होंगे। बाय द सेम रीजनिंग इट विल बी द नंबर ऑफ 5 बीट रिदम्स प्लस द नंबर ऑफ 4 बीट रिदम्स। ये मैंने आपको करके दिखाया, दैट इज 8 + 5 जो कि होता है 13। Thus there are 13 rhythms having 6 beats. Use a systematic method to write down all 6 beat rhythms, that is, write 6 as sum of 1s and 2s in all possible ways. अब यहाँ पर वही सिस्टमैटिक मेथड का यूज करना है जो भी हमने देखा ऊपर, और सारी आपको 6 बीट रिदम्स लिखनी है। कितनी है वो तो हमने देख लिया, वो कौन कौन सी है वो सारा आपको लिखना है। यानी 6 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिखना है, जितने तरीके से लिख सकते हो। देखो कि आपको 13 वेज मिल रहे हैं, तो चलो करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार हम 6 को 1 + 5 के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 1 तो स्टार्टिंग में रह गई, 5 को अलग अलग तरीके से जो हम लिख सकते हैं वो सारा लिख देंगे। तो चलो इसी टेबल के बगल में लिख देते हैं ताकि यहीं से देखते रहें और अपना काम हो जाए। तो ये जो पूरा यहाँ पर और यहाँ पर देख रहे हो, ये 5 को लिखने के डिफरेंट वेज हैं। हमको 6 को लिखना है, तो पहले हम क्या करते हैं, 6 को 1 + 5 के फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब 1 तो स्टार्टिंग में रह गई, 5 को जितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो सारा लिख देंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5 को लिखने का एक तरीका ये है, पहला वाला, एक एक करके सब उठाते जाएंगे, जहाँ पर सारे 1 का ही हम यूज़ कर रहे हैं। फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 5, 5 को लिखने का एक और तरीका ये है, यानी 3 ठो 1 लिख दो और 1 ठो 2 लिख दो। और कैसे लिख सकते हैं 6 को, 1 + 5, 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 5 की जगह आप 1 + 1 + 2 + 1 लिख दो। 6 = 1 + 5 को लिखने का एक तरीका ये भी तो है, तो ये लिख दो। फिर 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5, 5 को लिखने का एक तरीका ये भी है, दैट इज 1 + 2 + 2। और कैसे लिख सकते हैं 6 को, फिर से हम 1 + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को लिखने का एक तरीका ये भी है। मतलब जितने भी वेज हैं 5 को लिखने के, उन सारे वेज में हम लिखेंगे इसको। क्या और भी वेज हैं जिससे हम 1 + 5 को लिख सकते हैं? हाँ, 5 को लिखने का भी 2 तरीका और बचा हुआ है। तो 1 + 5 को इस तरह से लिखो, दैट इज 2 + 1 + 2। और कैसे लिख सकते हैं 6 को 1 + 5 के फॉर्म में, 1 + 5 को लिखने का एक तरीका ये भी है, दैट इज 2 + 2 + 1। और कैसे लिख सकते हैं 6 को 1 + 5 के फॉर्म में, तो 5 को लिखने के जितने तरीके थे वो सारा हम लिख दिया। अब 6 को हम 1 + 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या करें, हम 6 को 2 + 4 के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो 6 = 2 + 4 को अलग अलग तरीके से लिखने का जो वेज है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अपनी बुक में देखते जाओ, मैं डायरेक्ट आपको लिखाता जाता हूँ। तो पहला वे है जहाँ पर सिर्फ 1 का ही हम यूज़ करेंगे। और कैसे लिख सकते हैं 6 को 2 + के फॉर्म में, 4 को लिखने का जो सेकेंड वे है वो है 1 + 1 + 2। उसके बाद 2 + 4 को लिखने का जो थर्ड वे है वो है 1 + 2 + 1। 6 = 2 + और क्या तरीका है, तो थर्ड वे है 2 + 1 + 1। 6 = 2, 4 को लिखने का एक लास्ट जो तरीका है जो आपको टेबल में दिया है वो है 2 + 2। बस इतने तरीके से लिख सकते हैं। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 डिफरेंट वेज हमने लिख दिया कि नहीं? कितने सिस्टमैटिक तरीके से किया और आसानी से हमारा हो गया। तो पहले आपको जो नंबर दिया है उसको इस तरह से ब्रेक कर लेना है 1 + और 2 + के फॉर्म में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस ब्यूटीफुल मेथड फॉर काउंटिंग ऑल द रिदम्स ऑफ शॉर्ट syllables and long syllables having any given number of beats was first given by the great Prakritic scholar Virahanka around the year 700 CE। तो ये जो रिदम्स को लिखने का एक ब्यूटीफुल मेथड है, ये सबसे पहली बार किसने दिया था? विरहांका ने दिया था। He gave his method in the form of प्राकृत पोएम, और ये मेथड उन्होंने प्राकृत पोएम के फॉर्म में दिया था। इसी रीजन की वजह से ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन, इसको कहा जाता है विरहांका सीक्वेंस। और जो नंबर्स आते हैं सीक्वेंस के अंदर उनको हम कहते हैं विरहांका नंबर्स। विरहांका वॉज द फर्स्ट नोन पर्सन इन द हिस्ट्री टू एक्सप्लिसिटली कंसीडर दीज इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड राइट डाउन द रूल फॉर दियर फॉर्मेशन। विरहांका पहले ऐसे पर्सन थे हिस्ट्री में जिन्होंने एक्सप्लिसिटली यानी बहुत ही क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ
इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस को कंसीडर किया था कि ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है और कैसे फॉर्म हो रहे हैं इनका रूल भी लिखा था इन्होंने। अब और भी जो स्कॉलर है इंडिया के अंदर वो कंसीडर कर रहे थे इन नंबर्स को इसी पोएटिक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब प्रॉपर मैथ में इसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, स्टार्टिंग में पोइट्री के अंदर यूज़ किया जा रहा था, मतलब पोइट्री का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे कोई पोएम लिखनी है, मतलब आपको क्या लगता होगा कि जैसे कोई पोएम लिखनी है या कोई सॉन्ग बनाना है, वो ऐसे कुछ भी बना दिया, मतलब आज के टाइम में तो कोई कुछ भी बना देता है, लेकिन रियल सेंस में अगर कोई पोएम लिखनी होती है या कोई म्यूज़िक बनाना होता है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वहाँ रिदम्स देखी जाती है। अगर रिदम्स को फॉलो किया जाए, जो प्रॉपर बीट है उसका अरेंजमेंट किया जाए, तो जो पोएम बनेगी या जो सॉन्ग बनेगा वो सुनने में अच्छा होगा, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जो विरहांका है वो भी इंस्पायर्ड थे एक लेजेंडरी संस्कृत स्कॉलर है जिनका नाम पिंगाला है, उनके वर्क से, हु लिव्ड अराउंड 300 BCE, जो आज से लगभग मान के चलो 2300 ईयर पहले थे। मतलब आज से लगभग 2300 ईयर्स पहले संस्कृत के एक स्कॉलर थे जिनका नाम पिंगाला था। उनके वर्क से विरहांका ने इंस्पिरेशन लिया। अब विरहांका के बाद ये जो नंबर्स थे उनके बारे में गोपाला ने भी लिखा 1135 CE में। उसके बाद हेमाचंद्रा ने भी लिखा 1150 CE में। वेस्ट में यानी अगर यूरोप वगैरह की बात कर ले तो वहाँ पर ये जो नंबर्स है इनको फिबोनाची नंबर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो फिबोनाची है ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम से ये फिबोनाची नंबर बन गया। हु रोट अबाउट देम इन द ईयर 1202 CE, अबाउट 500 ईयर्स आफ्टर विरहांका। फिबोनाची से 500 साल पहले ही विरहांका ने इन नंबर्स के बारे में बता दिया था। एज वी कैन सी, फिबोनाची वॉज नॉट फर्स्ट नॉर सेकेंड नॉट इवन द थर्ड पर्सन टू राइट अबाउट दीज नंबर्स। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो फिबोनाची है ना वो पहले भी नहीं थे, पहले विरहांका थे। सेकंड नंबर पे भी नहीं आते ये क्योंकि सेकंड नंबर पे गोपाला आते हैं। थर्ड नंबर पे भी नहीं है क्योंकि उस पर हेमाचंद्रा है। तो काफ़ी लंबे समय तक, इवन अभी भी ज़्यादातर लोग इन नंबर्स को फिबोनाची नंबर ही कहते हैं। हालांकि उन्होंने 500 साल बाद बताया था, विरहांका ने तो 500 साल पहले ही उनके बता दिया था। कभी कभी ये जो टर्म है विरहांका फिबोनाची नंबर्स, इसका यूज़ किया जाता है ताकि हर कोई अंडरस्टैंड कर सके कि किसको हम रिफ़र कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग विरहांका नंबर के बारे में नहीं जानते, फिबोनाची ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्योंकि विरहांका ने सबसे पहले बताया था तो उनका नाम तो आना ही चाहिए, तो इसीलिए दोनों को मेंशन कर देते हैं, विरहांका फिबोनाची नंबर, ताकि फिबोनाची से आइडिया रहे कि किस नंबर की बात हो रही है। और विरहांका ने पहले खोजा था। सो हाउ मेनी रिदम्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबीज आर देयर हैविंग 8 बीट्स। तो अब आप बताओ कितने रिदम्स बनेंगे शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबीज के जिनमें 8 बीट्स हो। वी सिंपली टेक 8th एलिमेंट ऑफ द विरहांका सीक्वेंस। तो अगर विरहांका सीक्वेंस लिखा हुआ है तो जिस बीट का पूछ रहा है उस वाले एलिमेंट को उस सीक्वेंस में से उठा लो। 8 बीट का पूछ रहा है ना, तो इस सीक्वेंस में 8वां नंबर कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th नंबर है 34। तो मतलब 34 रिदम्स होंगे। दस देयर आर 34 रिदम्स हैविंग 8 बीट्स। अब इसी तरह 6 बीट्स का बताओ, हमने निकाला भी था। तो इस सीक्वेंस में 8वां नंबर कौन सा है? 13। 7th का बताना हो तो 7th वाला नंबर कौन सा है? राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55। 55 के बाद क्या आएगा? वी हैव सीन दैट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज गिवन बाय एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर्स। अगर आप ध्यान दो ऊपर जो हमने किया था, जैसे 5 को हमने क्या लिखा था? 1 + 4 लिखा था। और क्या लिखा था? 5 को लिखा था 2 + 3। तो 4 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5 तरीके से लिख सकते हैं। 3 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से लिख सकते हैं। टोटल करने के लिए इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया 8। यानी 8 के लिए हमने 3 और 5 को ऐड किया। अब यहाँ जो सीक्वेंस दिया है इसको अगर ध्यान से देखो तो 8 ये है, उससे पहले कौन से 2 नंबर आते हैं? तो उससे पहले आता है 3 और 5। यानी अगर नेक्स्ट वाला नंबर हमको सीक्वेंस में चाहिए तो उसके जस्ट पहले जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो। अब चलो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 3 कैसे आया? 1 और 2 को ऐड करके। 5 कैसे आया? इससे पहले के जो 2 नंबर है उनको ऐड करके, दैट इज़ 2 + 3 करके। 8 कैसे आया? उससे पहले के 2 नंबर को ऐड करके। 13 कैसे आया? उसके जस्ट पहले 2 नंबर जो हैं उनको ऐड करके। इसी तरह 21, 34, 55। 55 के बाद क्या आएगा? उसके लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 34 + 55 करोगे आ जाएगा 89। अब चेक करो क्या ये चीज़ ट्रू है सारे नंबर्स के लिए? तो मैंने करके आपको दिखा दिया कि सब में ऐसे ही आ रहा है। तो 55 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 34 + 55 विच इज़ 89। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस। अब अगले 3 नंबर आपको लिखने हैं। क्या करना होगा? ये वाला लिखना है ना, उससे जस्ट पहले के 2 नंबर को ऐड कर दो तो वैल्यू मिल जाएगी। तो 55 + 89 होता है 144। ये वाला चाहिए तो इससे पहले के 2 नंबर को ऐड कर लो तो आ जाएगा 233। ये वाला चाहिए तो इसके पहले के 2 नंबर को ऐड कर लो
तो आ जाएगा 377। इफ यू हैव टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अबव, कैन यू टेल वेदर इट विल बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर विदाउट एडिंग द टू प्रीवियस नंबर्स। अगर आपको ये बताना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा सीक्वेंस में, मतलब 377 के बाद क्या आएगा, मतलब वो नंबर आपको नहीं बताना है, ये बताना है कि वो जो नंबर होगा ना वो ऑड होगा या इवन होगा, बिना पहले दो को ऐड किए। जस्ट आप ये बता दो कि इवन होगा कि ऑड होगा। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ ईच नंबर इन द सीक्वेंस। तो पहले हर एक नंबर की पैरिटी आप देखो। तो चलो पैरिटी देख लेते हैं, मतलब इवन या ऑड। तो ये ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ऑड है, फिर इवन है, ऑड है, ऑड है। सीक्वेंस देख रहे हो, स्टार्टिंग में ऑड के बाद इवन आया, फिर उसके बाद दो ऑड फिर एक इवन, तो दो ऑड फिर इवन, दो ऑड इवन, इस तरह से चल रहा है। तो दो ऑड आ चुका, मतलब इसके बाद क्या आएगा, इवन आएगा। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ पैरिटीज। क्या पैटर्न दिखा? हाँ बिल्कुल पैटर्न दिखा कि ऑड से स्टार्ट हो रहा है ये सीक्वेंस, फिर इवन आ रहा है, उसके बाद दो ऑड फिर इवन, दो ऑड फिर इवन, इस तरह से चल रहा है। और वैसे भी हम देख सकते थे कि भाई दो ऑड नंबर को जो हम ऐड करते हैं तो इवन मिलता है। तो 233 और 377 दोनों ऑड है, ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। टुडे द विरहांका फिबोनाची नंबर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी मैथमेटिकल एंड आर्टिस्टिक थ्योरीज। आज के टाइम की बात कर ले तो ये जो विरहांका फिबोनाची नंबर है ये बहुत सारी मैथमेटिकल और आर्टिस्टिक थ्योरी का बेस है। फ्रॉम पोएट्री टू ड्रमिंग टू विजुअल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर टू साइंस, मतलब कई फील्ड में आपको ये नंबर के पैटर्न्स दिख जाएंगे। शायद सबसे ज़्यादा जो कमाल के अकरेंस है इन नंबर्स के वो नेचर में हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन अ डेजी इज जनरली अ विरहांका नंबर। एग्जाम्पल समझो, जो डेजी फ्लावर है उसमें कितने पेटल्स होते हैं, काउंट करोगे ना तो आपको एक विरहांका नंबर मिलेगा। हाउ मैनी पेटल्स डू यू सी ऑन ईच ऑफ दीज फ्लावर्स। अब यहाँ जो फ्लावर्स बने हैं उन हर एक में कितने पेटल्स है काउंट करो। तो ये जो डेजी है इसमें आपको 13 पेटल्स दिख रहे होंगे, इस वाले में 21 पेटल्स, इस वाले में 34 पेटल्स। तो ये जो 13, 21, 34 है ये सब क्या है, विरहांका ही नंबर्स तो हैं। अब इसी तरह से बहुत सारी कमाल की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं विरहांका फिबोनाची नंबर्स की, जिसको हम आगे देखेंगे मैथमेटिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे। These numbers truly exemplifies the close connections between art, science and mathematics। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्लोज कनेक्शन दिखाते हैं आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स में। तो ये था विरहांका फिबोनाची नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। क्लास 7 के लिए एक अलग से चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।